ब्लूप्रिंट आप बच्चों को देने वाली हूँ। 18 इयर्स की एज में फाउंडेशन अप्लाई किया था एंड उसको क्लियर कर दिया था। तो आई एक्चुअली नो कि आपको भी कैसे ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। वरना क्या होगा ना, कोर्स बहुत डिफिकल्ट माना जाता है नहीं। ये सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज डी कोड द ऑल इंडिया रैंक। मुझे खुद को तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक आई है। सो गाइस, क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया रैंकर्स पढ़ाई कैसे करते हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स की हैबिट्स क्या होती है, उनकी टेक्निक्स क्या होती है, उनकी स्टडी स्ट्रेटेजीज क्या होती है, वो कितना घंटा पढ़ते हैं, वो कैसे रिवाइज करते हैं। अगर ये सब आपके माइंड में चल रहा है एंड आपको इस चीजों का जवाब नहीं मिल पाया है एंड आप भी कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके भी माइंड में कंफ्यूजन चलता रहता है कि यार हम कैसे पढ़ाई करें, देन मैंने आप ही बच्चों के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज डी कोड द ऑल इंडिया रैंक। एंड एज द नेम सजेस्ट गाइस, यहाँ पे हम ऑल इंडिया रैंक को डी कोड करने वाले हैं कि एग्जैक्टली एक बच्चे को ऑल इंडिया रैंक आती कैसे है। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बिकॉज नंबर वन, मुझे खुद को तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक आई है सीएस के। एंड नंबर टू, मैंने काफी सारे बच्चों को मेंटोर किया है एंड मेरे मेंटोरशिप बच्चों को भी ऑल इंडिया रैंक्स आई है। तो आई एक्चुअली नो कि आपको भी कैसे ऑल इंडिया रैंक आ सकती है, बट सारी चीजें मैं एक वीडियो में तो नहीं बता पाती है। दैट्स व्हाई मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है एंड आज हम देखने वाले हैं मैं कैसे 20 इयर्स के अंदर अंदर सीएस बन गई थी, ग्रेजुएट भी हो गई थी विद ऑल इंडिया रैंक्स इन ऑल द 3 स्टेजेस। चलो इस एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, लेट मी टेल यू कि मैंने 18 इयर्स की एज में फाउंडेशन अप्लाई किया था एंड उसको क्लियर कर दिया था। 19 इयर्स की एज में एग्जीक्यूटिव दिया था एंड उसको क्लियर कर दिया था। एंड देन 20 इयर्स की एज में प्रोफेशनल दिया था एंड उसको क्लियर कर दिया था सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब ये जो भी चीजें हुई है कि तीनों स्टेजेस में क्लियर हो जाना, तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक लाना, इसको हम लक तो नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीजें प्लान्ड आउट थी, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई की गई थी, जो सब कुछ सही हुआ। सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जो सही हुए एंड उसका नतीजा ये निकला है। मैं प्रॉपर ब्लूप्रिंट आप बच्चों को देने वाली हूँ कि आप भी कैसे ये प्रॉपर सीरीज ऑफ इवेंट्स ला सकते हैं एंड खुद ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। सो प्रॉपर सारे स्टेप्स मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक मैंने 17 इयर्स में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो तब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके पहले मैंने क्या किया था, मैंने प्रिपेयर कैसे किया था, मैंने क्या क्या चीजें की थी, वो सब मैं आपको मेरे जर्नी के थ्रू बताना चाहती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको क्या करना है। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहना। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने सबसे सही डिसीजन किया था वो ये था कि मैंने एक्चुअल में जो कोर्स मैं कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, जो भी ग्लोबल कोर्स कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, उसका मैंने थरो रिसर्च किया था। मुझे ए टू जेड पता था कि जो कोर्स मैं कर रही हूँ उसमें मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। मैंने उसके सब्जेक्ट्स के नाम, उसके अंदर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बर्ड आई व्यू ले लिया था एंड वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कि इस कोर्स के प्रति अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग दिस कोर्स, यू शुड हैव दैट आंसर। वरना क्या होगा ना, कोर्स बहुत डिफिकल्ट माना जाता है नहीं। क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चे अटक जाते हैं, पासिंग परसेंटेज काफी कम है, सिंगल डिजिट है। एंड दैट्स वाई आप जब बीच में अटको तो आपका वो वाई, जो रीजन है कि मैंने ये कोर्स क्यों किया है, मैंने ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप जो बीच में हर्डल्स आएंगे ना उसको क्लियर कर पाओगे। वरना आप इस कोर्स में बीच में ही अटक जाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे, ना वापस रिवर्स ले पाओगे। सो दैट्स वाई नंबर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू गो थ्रू द कोर्स वेरी नाइसली एंड आइडेंटिफाई कि आपका इसमें इंटरेस्ट बैठ रहा है कि नहीं। एंड अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इस कोर्स में इंटरेस्ट डेवलप करते जाओ। नंबर टू, ना जो मैंने सही किया था मेरे पूरे जर्नी में वो ये था कि मैंने कोचिंग जो मेरी थी वो बढ़िया सिलेक्ट की थी, एकदम परफेक्ट कोचिंग। मेरे प्रोफेसर जितने भी थे सब सब्जेक्ट्स के टॉप थे, मुझे मेरे हिसाब से वो टॉप लगते थे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से उनका जो वो सिखाते थे वो समझता था, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो कोचिंग में मैं पढ़ती थी वो अभी नहीं है, वरना मैं आप सबको बोलती उसी में जाओ। सो वो कोचिंग अभी नहीं है, बट मैंने कोचिंग सही सिलेक्ट की थी। नाउ या बिगनर्स लक बोल सकते हो या फिर मैं लकी हूँ ऐसा बोल सकते हो इस मामले में कि मुझे कोचिंग अच्छी मिल गई थी। मैंने ज्यादा रिसर्च कोचिंग के ऊपर नहीं किया था। मेरे जो एक प्रोफेसर है 12 स्टैंडर्ड के, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था कि इस कोचिंग में जा, जो कि नॉलेज एक्सप्रेस बोरीवली। एंड क्योंकि मैं मेरे प्रोफेसर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ तो मैंने उनके बोलने पर नॉलेज एक्सप्रेस में कोचिंग ले ली थी एंड वो बहुत अच्छी कोचिंग थी भी। तो अगर आपका कोई ट्रस्टेबल या फिर रिलायबल पर्सन आपको सजेस्ट कर रहा है तो बेस्ट है आप उस कोचिंग में जाना। नाउ कोचिंग का डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपको इस कोर्स के बारे में इतना कुछ आता है नहीं, डिटेल नहीं पता कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पढ़ना, ये सब नहीं पता। ये आप अपने प्रोफेसर पर ही रिलाई करने वाले हो। 10 जगह नई नई चीजें सीखने से अच्छा है कि आपको पता है कि हाँ इस कोर्स के बारे में ये कोचिंग है, इसी में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट था कि मुझे कॉन्सेप्ट समझने के लिए टेंशन नहीं थी। कोचिंग जाओ, कॉन्सेप्ट समझो, दैट्स इट। थर्ड सही चीज जो मैंने की थी वो ये थी कि मैंने डे वन से अपने आप को नॉन निगोशिएबल्स दे दिए थे
कि मैं घर आ रही हूँ, मुझे रिवाइज करना है, मैं घर आ रही हूँ, जो होमवर्क दिया है मुझे वो करना है, चाहे दिन में टाइम बचा हो, चाहे मुझे रात को सोना सेक्रीफाइस करना पड़े, बट ये चीजें मुझे करनी है। तो मैंने तीसरी ये चीज अच्छी की थी कि मेरी सेल्फ स्टडी में पकड़ बहुत अच्छी थी, कि मैं डे वन में तो इट वॉज लाइक हार्डली कुछ पढ़ाया था, बट फिर भी मैंने वो चीज रिवाइज की थी, मुझे याद है। तो ये एक नॉन नेगोशिएबल थी जो सही तरीके से मैंने बना रखी थी, जो मुझे चाहिए आप लोग भी बना रखो, ताकि लंबे समय में लॉन्ग टर्म जब आपकी एक्चुअल अक्टूबर नवंबर दिसंबर बच्चों के लिए अक्टूबर नवंबर सेल्फ स्टडी पीरियड आएगी तो वो सही तरीके की हो। चौथी सही चीज जो मैंने की थी वो ये थी कि मैं सेल्फ स्टडी कर तो रही थी, बट मैंने उसी के साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्विंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे कोचिंग में ना पीवाईक्यू के बेसिस पर टेस्ट लेते थे। अब गाइस मेरे कोचिंग में तो टेस्ट लेते थे, तो मेरा राइटिंग प्रैक्टिस भी मेरे कोचिंग में ही हो जाता था, बट अगर आपके कोचिंग में डेडिकेटेड टेस्ट नहीं लिया जाता है तो प्लीज आप राइटिंग का ध्यान रखना कि आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो मेरे कोचिंग में पीवाईक्यू का टेस्ट लिया जाता था, एंड दैट्स व्हाई मैं पीवाईक्यू रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करती थी, पूरे क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में उसको रीड करती थी। ये मैंने बहुत अच्छा किया था, बिकॉज इससे जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, मुझे पूरा आइडिया लग चुका था कि इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, इस सब्जेक्ट में कौन सा टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, थियरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है। तो वो मैंने चौथी चीज अच्छी की थी। पांचवी चीज जो मैंने अच्छी की थी वो ये थी कि मैंने मॉक पेपर्स दिए थे। यस गाइस, नवंबर के महीने में मेरे कोचिंग में मॉक पेपर्स होते थे, तो वो मैंने विदाउट फेल दिया था। लाइक हमारी 100 बच्चों की बैच थी, एंड आप मानोगे नहीं 10 बच्चे भी नहीं थे जो मॉक पेपर्स देने आए थे। लाइक इतना कम रेशियो हो जाता है एंड तक जाना, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है इस कोर्स में, बट सब कुछ पॉसिबल है अगर जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ आपको फॉलो करते आए तो। एंड ट्रस्ट में स्टेप्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, आपको यही करना है। एंड उसके बाद जो मैंने सही चीज की थी वो ये थी कि मैंने 3 रिविजन किए थे। नाउ आई एम समवन जो चीजें भूल जाती है, मुझे नहीं याद रहता कि मैंने कल रात को क्या खाना खाया है, मुझे क्या करना है ना, मुझे सारी चीजें नहीं पता, भूल जाती हूँ। तो सोचो हजार हजार पेजेस की जो कंपनी लॉ की मॉड्यूल है वो मैंने कैसे याद रखी, मुझे अब तक याद है कि कौन से पेज पे कौन सा केस स्टडी होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, सारा याद है, बिकॉज मैंने बहुत रिवाइज किया, मल्टीपल रिविजन किए। ऑफिशियल 3 रिविजन थे, बट ऐसे मेरे आप मानो ना मानो 5-6 रिविजन तो मेरे हो ही गए होंगे। तो ये मैंने प्रॉपर प्लान आउट करके रखा था कि मुझे टाइम पे पोर्शन खत्म करना है, मुझे मॉक पेपर्स देने हैं, मुझे मॉक पेपर्स के बाद वापस रिवाइज करना है। तो ये 3 रिविजन के वजह से मेरे को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद था। नेक्स्ट इवेंट जो मैंने सही किया था इस पूरे सीरीज में वो ये था कि मैंने 100% पेपर अटेम्प्ट किया था। नाउ गाइज, एक होता है आपका प्रोफेशनल एग्जाम में जर्नी, एग्जाम के पहले तक का, एक जर्नी होता है आपके एग्जाम हॉल के अंदर का। ठीक है, तो वो जो एग्जाम हॉल के अंदर जब आप जाते हो, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तब अच्छे अच्छों की होश उड़ जाते हैं गाइस, बिकॉज ना बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस, टेंशन, एंजाइटी का माहौल रहता है। तो वो मॉक पेपर्स की वजह से भी काम आता है आपको, कि आपने वो सिनेरियो पहले आप झेल चुके हो, आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपके लिए नया नहीं है, आपके ब्रेन के लिए नया नहीं है, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। एंड दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट, कि 3 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो जिन बच्चों को आता है ना वो भी नहीं कर पाते टेंशन की वजह से। तो ये मेरे अंदर नहीं था कि मैंने 100% पेपर, सब पेपर अटेम्प्ट किए थे, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे सब 100% अटेम्प्ट किया था। एंड दैट्स व्हाई ये जो सब मैंने आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स बताए, मेरे कोचिंग से लेके, मेरे रिसर्च से लेके, मल्टीपल रिवीजन से लेके, सेल्फ स्टडी से लेके, मॉक पेपर से लेके, 100% पेपर अटेम्प्ट करने तक, ये सब कुछ सही हुआ, टाइमली हुआ, एंड उसका नतीजा बना ऑल इंडिया रैंक। तो मैंने आपके सामने, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखे रहोगे, तो ब्लूप्रिंट रख दिया है कि ऑल इंडिया रैंक कैसे लानी है, सब बता दिया मैंने आपको। तो कोई बच्चा है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में, उसको सारा चीज पता चल गया कि भाई कैसे लानी है ऑल इंडिया रैंक। बट सवाल ये उठता है कि ये जो एक एक चीज मैंने बताई, कि आपको रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है, आपको कोचिंग सही ढूंढनी है, कैसे सही ढूंढनी है, आपको 3 रिवीजन करना है, कैसे करना है, ये सवाल उठता है कैसे। तो उसके लिए मैं ये सीरीज बना रही हूँ, एंड ये जो भी मैंने इवेंट्स बताए हैं उसके हर एक टॉपिक पे हम इन डिटेल्ड वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, एंड वही हमारा सीरीज बनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल क्लासेस कैसे ढूंढना है तो उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, 3 रिवीजन कैसे करना है उस पर अलग वीडियो बनेगी, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है उस पर अलग वीडियो बनेगी। तो ये सब कुछ हमारे सीरीज में आने वाला है, जो आपको बहुत काम आने वाला है। नाउ एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाली थी एंड ऑफ द वीडियो में, वो ये है कि माइंडसेट। ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सब कुछ बेकार है अगर आपका माइंडसेट वीक है। नाउ वीक माइंडसेट मतलब क्या, कि किसी ने आके आपको कुछ बोला और आप हो गए मैनिपुलेट, आपको पता भी नहीं चलेगा बट आप मैनिपुलेट हो जाओगे। कोई आके अपनी बात कर रहा होगा कि यार मैंने तो आज 8 घंटे पढ़े, बट आपने उस दिन कुछ पढ़ा नहीं होगा, फिर 4 घंटे ही पढ़े होंगे, आप हो जाओगे डिमोटिवेट। यानी तब होता है जब आपका माइंडसेट वीक होता है। कोई आके आपको बोलेगा कि यार सीएस में ना इतना स्कोप नहीं है, आप उस दिन पढ़ाई कम करोगे, आप उसके 1 हफ्ते तक कंफ्यूजन में रहोगे कि मैं पढ़ूँ भी कि नहीं, क्या मतलब इसमें तो स्कोप भी नहीं है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना ना ये हैम्पर करता है बहुत आपकी पढ़ाई। एंड माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, जो मैंने नंबर 1 चीज बोली थी कि यू शुड नो द व्हाई, दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस कोर्स।
ये जब आपके पास रीज़न स्ट्रॉन्ग होता है, तब दुनिया में कोई भी आके कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने पढ़ाई में रहोगे, आप अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी में रहोगे, आप अपना काम कर रहे रहोगे, रेदर देन फोकसिंग ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो ये जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी सुन रहे हो, किसको इग्नोर कर रहे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। इवन समटाइम्स आपको आपकी फैमिली की बातें भी इग्नोर करनी पड़ सकती है। अगर कोई ही चीज़ से आपको नेगेटिविटी हो रही है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनसे दूरी बना के रखो इस जर्नी में। अगर दूरी नहीं बना सकते हो तो एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज़ वो एग्ज़ाम के 3 घंटे आपका माइंडसेट ही आपको काम आने वाला है। सो देयर इज़ दिस थिंग, प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशंस आर नॉट टफ, दे आर साइकोलॉजिकल। पूरा साइकोलॉजिकल गेम है एंड अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं एपिसोड 2 में गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि हू ऑल आर एक्साइटेड फॉर एपिसोड 2। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।